गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है सबको? यस हेलो सर। हेलो। बेटा म्यूट करो बाकी लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, वन शॉट लेक्चर। ठीक है, इसका भी नोट्स मेरे पास रेडी था, तो नोट्स में से डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा है आयोनिक बॉन्ड, एंड तीसरा आता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोवलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैव डिफरेंट थ्योरीज फॉर कोवलेंट बॉन्ड्स। एंड द फर्स्ट थ्योरी इज कॉसल लुईस अप्रोच। ये फर्स्ट थ्योरी है जिसको ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। इसके बाद आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड नंबर पे आता है हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ नंबर पे इट इज वीएसीपीआर थ्योरी। फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आता है पोलैरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग डाइपोल मोमेंट है। उसके बाद में लास्ट में आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आयनिक बॉन्ड बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजांस रूल, और एक आता है आपका बॉर्न हेबर साइकिल, वो भी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एप्लीकेशन जो है बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? ठीक है, केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से दो एटम्स एक दूसरे के साथ में रहते हैं। और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग थियरीज आए थे। सबसे जो पहला थियरी आया था वो था कॉसल लुईस अप्रोच टू एक्सप्लेन द डैश बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड। लुईस ने क्या बोला था कि एटम जो होता है पॉजिटिव कैर्नेल होता है, एंड उसके साथ में एक आउटर शेल होता है। मतलब बच्चों इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, और मान लेते हैं ये आपका एन शेल है, बराबर है। तो सब लोग ध्यान से सुनना, यहां से लगा के यहां तक न्यूक्लियस प्लस अंदर के जितने भी शेल्स है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैर्नल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर वाला है ना, इसको हम लोग खाली आउटरमोस्ट शेल बोलेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस प्लस इनर शेल, हाँ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस प्लस इनर शेल को हम लोग बोलते हैं आपका पॉजिटिव कैर्नल, और जो आउटरमोस्ट शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, उसको बोलते हैं आउटर शेल। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 11 है। तो अगर 11 है तो इट विल बी 2,8,1। इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया। तो क्यूब है, और ये जो है पॉजिटिव कैर्नल है। ठीक है, इसके बाद में क्लोरीन में 287 होता है ना, तो आप देख सकते हो ब्लैक कलर के स्पीयर है टोटल 7। इन केस ऑफ नोबल गैस ऑल द 8 कॉर्नर्स, सारे के सारे बहुत अच्छे नोट्स है बच्चों ये। ऑल द 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड। This octet represents the stable electronic configuration. Lewis postulated that atom achieve stable electronic configuration when they are linked by chemical bond. जैसे अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में 2,6 होता है, तो इसका मतलब इधर इधर कितनी जगह पे खाली रहेगा? दो जगह पे खाली है, देख लो। एक ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है, सबको समझा? तो वैसे ही वो क्या करेगा, बाजू वाले के साथ में यहाँ पे भी दो खाली होंगे ऑक्सीजन के पास, तो ये लोग शेयर कर लेते हैं बच्चों। और अगर शेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, मतलब टोटल दो बॉन्ड बन गए। दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड होता है, ऐसे O2 बना। वैसे ही बच्चों लुईस का जो सिंबल होता है, जैसे अभी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। क्लोरीन के पास में आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन के पास में टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, एंड सो ऑन। बोरॉन के पास में 3 होते हैं, कार्बन के पास में 4 होते हैं, नाइट्रोजन के पास में 5 होते हैं, ऐसे। इनको हम लोग लुईस सिंबल्स भी बोल सकते हैं, या फिर इनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ डॉट से आपको पता चलेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे आप वैलेंसी भी निकाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ डॉट्स जो है ना 1 से लगा के 4 तक है, सब लोग सुनना, अगर 1 से लगा के 4 तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। और अगर 4 से ज्यादा है तो हम लोग 8 में से माइनस करते हैं बच्चों। ये सबको पता है, ठीक है ना? जैसे अगर आपको कोई बोले कि नाइट्रोजन का बैलेंस कितना होगा बच्चों, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है ना? तो 5 है तो बेटा 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। पहले बोलो समझा सबको?
ठीक है, यस। तो लुईस का जो मेन जो फोकस था ना बच्चों, लुईस का वो मेन फोकस था कौन से बॉन्ड के ऊपर? कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। कौशल जो था वो आयोनिक बॉन्ड के ऊपर ज्यादा स्टडी कर रहा था। कौशल ने क्या बोला था कि इन द पीरियोडिक टेबल हैलोजेंस, जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड अल्कली मेटल जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दे आर सेपरेटेड बाय ग्रुप नंबर 18, बराबर ना? हैलोजन मतलब ग्रुप 17, और अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1। तो ग्रुप 17 और 1 के बीच में तो ग्रुप 18 ही आ रहा है ना। जनरली हैलोजेंस दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म अनायन, एंड अल्कली मेटल जो है दे लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म अ कटायन। Cation and anions have the noble gas configuration. They are stabilized by electrostatic force of attraction, and the bond between them is known as electrovalent bond. जैसा अभी ये देखो सोडियम, अगर आप इधर सोडियम को देखोगे तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जबकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इधर से आया तो 8 हो गए, देखो ये वाला। तो यहाँ पे इसके पास 8 हो गए, और इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस हो जाएगा। वैसे CaCl2 में कैल्शियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इसी क्लोरीन को दिया, दूसरा दूसरे क्लोरीन को दिया। तो यहाँ पे Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस ऑन द आयन। कैल्शियम के ऊपर 2 है, क्लोरीन के ऊपर 1 है। कॉसल अप्रोच वाज मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन आयनिक कंपाउंड, मैंने पहले ही बोला था। तो दोनों ने मिलके 1916 में दोनों ने मिलके एक थ्योरी दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल, या तो फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी बोलते हैं। According to this theory, atoms can combine either by transfer of electron from one to another or by sharing of electron. अगर ट्रांसफर होगा तो उससे आयोनिक बॉन्ड बनेगा, एंड अगर शेयरिंग होता है उससे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये वाला किसने बोला था? लुईस ने। और ये वाला किसने बोला था? कॉसेल ने। दोनों ने मिलके ये कंसेप्ट दिया था। लेकिन बच्चों, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ड है ना, वो भले ही किसने यूज किया था? लुईस ने। बट लुईस ने जो वर्ड है ना कोवैलेंट बॉन्ड, ये वर्ड कोवैलेंट उसने नहीं दिया था। हाँ, उसने नो डाउट वर्ड यूज किया था, क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उसने कहीं पे भी कोवैलेंट बॉन्ड का जिक्र नहीं किया था। लैंगम्योर करके एक साइंटिस्ट था 1919 में, ये 1916 की थ्योरी है। 1919 में सबसे पहली बात तो ये जो थ्योरी था, और ये क्यूब का, जो क्यूब का कंसेप्ट था, इसको रिजेक्ट किया गया। क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,5 होते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। अभी मैं दूसरे नाइट्रोजन के साथ इसको कंबाइन करने की कोशिश करूंगा तो तीन, ये वाला 1, 2, 3, ये तो मैं कंबाइन कर ही नहीं पाऊंगा। मैक्स टू मैक्स तो दो ही होगा ना ऐसे। तो ये थ्योरी को उसने, लैंगम्योर ने क्या किया था? रिजेक्ट किया था। उसने एक क्यूबिकल अरेंजमेंट का कंसेप्ट को रिजेक्ट किया था। और उसने जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये वाला, जैसे क्लोरीन का 7 है, इसको उसने एक्सेप्ट किया था। उसने बोला क्यूबिकल अरेंजमेंट नहीं चलेगा। और उसने बनाया कि क्लोरीन कैसे बनता है। ये देखो, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 है। उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए, और शेयर करने के बाद एक कोण बना। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर राइटिंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ईच बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन, दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। ये देखो, तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसके बाद में उन्होंने बोला है कि ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, जैसा भी H2O का बनाना है। H2O में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करेंगे? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करेंगे, ऐसा। यहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पे भी इसका डुप्लेट कंप्लीट, और यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट। दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे ये दो लोन पेयर होगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों बॉन्ड पेयर, और इसको बोलते हैं लोन पेयर। ये बेसिक्स है सब। तो ऐसे हम लोग सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, या कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद में अनायन रहेगा तो, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। और फिर बाद में उसके हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। जैसे अगर हम लोग एक कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ मैं, CO3 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। तो CO3 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पर, है ना? तो यहाँ पे कार्बन के हो गए आपके 6। ऑक्सीजन के कितने? 8 × 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ? या तो फिर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही ले लो, खाली वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ले लो, बोलो। CO3 2 एक मिनट रुक जाओ।
CO3 2- ले लो। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हैं, 2,4। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 × 6, ये कितना हो गया, 22 हो गया, 22। लेकिन यहाँ पे -2 भी है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 22 + 2, 24, है ना। अभी क्या करेंगे, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, उसको सेंटर में रखेंगे। और जितने भी सराउंडिंग एटम है उनको ऐसे साइड में रखेंगे ऐसे। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सेंटर में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 ना। तो पहले सब जगह पे बेटा सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने का। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने बॉन्ड हुए, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करो, कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, फिर क्या करोगे, सबको अपने अपने 6 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ताकि सबका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। लेकिन बच्चों इसमें फिर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, रॉन्ग है। तो क्या करने का फिर, अगर ऐसे नहीं होता है तो फिर कोई भी एक जगह पे डबल बॉन्ड डाल दो। पहले डबल बॉन्ड डालो, हाँ, एक ही जगह पे कोई भी। यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, तो और 2 कम हो गए, तो कितने बचे, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका, CO3 2- का। CO3 2- का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाया बच्चों, इसमें जो -2 का चार्ज है वो किसका चार्ज है, वो -2 का चार्ज, बराबर ना। -2 का जो चार्ज है वो है किसका, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, कि पूरे मॉलिक्यूल का है। अभी पूरे मॉलिक्यूल का है वो तो -2 का चार्ज, लेकिन उसमें हर एक एटम का भी एक चार्ज होता है। तो किसी भी पॉली एटॉमिक आयन में हर एक एटम का जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ये देखो, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का क्या है, इन अ पॉली एटॉमिक आयन द चार्ज इज ऑफ द एंटायर आयन एंड नॉट ऑफ द इंडिविजुअल एटम, किसी इंडिविजुअल एटम का नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूंगी NO2-, तो ये जो -1 है वो पूरे का है। अभी इसमें N का भी हो सकता है, O का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, एंड नॉट ऑफ द इंडिविजुअल एटम। द चार्ज ऑन द इंडिविजुअल एटम कैन बी डिटरमाइंड एंड इट इज नोन एज डैश चार्ज, फॉर्मल चार्ज। उस इंडिविजुअल चार्ज को क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो याद रखना, दिस इज इंडिविजुअल एटम का जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, तो एनसीईआरटी में इतना बड़ा फॉर्मूला दिया है ये वाला, आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रखना है। मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। ये देखो, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला याद रखना। आई रिपीट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि ये वाला देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में ध्यान से देखना। अगर मैं फर्स्ट एटम मतलब ये वाला, इसका अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ, तो फॉर्मल, मेरा नोट्स बहुत परफेक्ट बनाया है बच्चों, कुछ मतलब लिखने का जरूरत ही नहीं, इतना सब कुछ परफेक्ट लिखा हुआ है हर एक चीज। फॉर्मल चार्ज ऑन द फर्स्ट ऑक्सीजन एटम कितना है, ये देखो 6 है, -2। टू क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, हाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाँ लोन पेयर नहीं, लोन पेयर बोला तो एक ही होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो। माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, जो तीन बॉन्ड मतलब 3 × 2 = 6 ना। तो हाफ इंटू 6 विल बी इक्वल टू 3। तो इसका आंसर आएगा +1। सेकेंड ऑक्सीजन की बात करूँ तो बताओ कितना आएगा, 6 -4 हाफ इंटू 4, आंसर इज 0। वैसे थर्ड का निकालोगे तो -1 आएगा। अगर मैं इन तीनों का टोटल करूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 0। देखो ना, O3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी एटम मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं है तो हर एक एटम के ऊपर भी 0 होगा, जरूरी नहीं है। जैसे अभी O3 के ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, लेकिन देखो ना, इधर +1 आया, इधर -1 आया, तो टोटल करके तो 0 ही आ रहा है ना। समझ में आया, ये याद रखना। तो किसी का भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू, एक मिनट, इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मल चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, एक बार रीड कर लेता हूँ मैं। फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। से एग्जैक्टली आप बोल नहीं सकते कि इधर ही चार्ज होगा, क्योंकि वो तो रेजोनेंस भी करते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रैक
कीपिंग द ट्रैप ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, कहाँ कहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है। लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हर एक एटम का ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन विच हैज स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम, मतलब उसमें फॉर्मल चार्ज जीरो हो या तो फिर सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द फॉलोइंग, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन। उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्टेट रूल कुड नॉट एक्सप्लेन द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बहुत सारे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था फिर भी वो स्टेबल थे, उनके बारे में जब इसको पूछा गया तो इनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन बट स्टिल दे आर स्टेबल, जैसे AlCl3 हम लोग यूज करते हैं, कौन से रिएक्शन में यूज करते हैं बच्चों, बोलो बता, याद आया किसी को। रिडल क्राफ्ट, रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन असाइलेशन में यूज किया था हमने। एक्सपांडेड ऑक्टेट, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे मिले जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा थे, क्यों, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल था, जैसे PCl5SF6H2SO4, इसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल तो न जाने एंट्रेंस में कितनी बार आया, और मैंने लेक्चर में याद भी कराया था, नो नो टू ClO2, याद आया कुछ, नो नो टू ClO2, याद रखना ये, नो नो टू ClO2। बच्चों ये अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है तो मुझे बताइए ये कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक हो गए ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि पैरामैग्नेटिक। इनके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही हमेशा, और इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा। द रूल इज बेस्ड अपॉन द नोबल गैस, बाद में मालूम पड़ा कि नोबल गैस भी बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, ये देखो ना, ये नोबल गैस के कंपाउंड है, तो कोई ये मतलब ये रूल ही देख के बनाया कि इसको नोबल गैस को, बाद में पता चला नोबल गैस ही कंपाउंड बना रहे, तो फिर ये तो फेल हो गया। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर बाइपिरामिडल, कोई कुछ नहीं। स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। दिस इज योर एंटायर डैश रूल, ऑक्टेट रूल। इतना समझा सबको बच्चों, ये आपका कौन सा रूल हो ये गया, ऑक्टेट रूल। अभी ऑक्टेट रूल के बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये देखो, ऑक्टेट रूल के बाद में नेक्स्ट आता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आज द नेम सजेस्ट, कौन सा वाला शेल पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, वैलेंस शेल। स्टार्ट करते हैं। वैलेंस। इट वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927, और इसको बाद में डेवलप किया था किसने, पॉलिंग एंड अदर्स ने। इसमें क्या बोला था कि जो भी एटम्स दो बॉन्ड बनाएंगे उनके पास में हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, तभी वो बॉन्ड बना पाएंगे, और एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, मतलब एनर्जी का डिफरेंस कम होना चाहिए। अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देखोगे ग्राफ वाइज, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन्स मुझे बता, दोनों का स्पिन सेम है कि अलग है बच्चों, सेम। तो सेम ये है। लोग कभी बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। जब इनको पास लेके आएंगे तो देखो इनका एनर्जी ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है, और अगर इनका एनर्जी ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनने की कोई गुंजाइश है ही नहीं नहीं, है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो इनका स्पिन ऑपोजिट है, एट प्रेजेंट दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, लेकिन जब नजदीक आएंगे तो इस सिस्टम का एनर्जी कम होगा क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। तो याद रखना जब नजदीक आएंगे ना तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, रिपल्शन कम, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों अट्रैक्शन कम है, सॉरी रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे भी सेम। लेकिन यहाँ पे आते आते बच्चों जब मैक्सिमम ओवरलैप हो चुका है, और मैक्सिमम ओवरलैप कितना परसेंट से कम होना चाहिए, किसी को याद है, 50। 50% से कम होना चाहिए। इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस दोनों इक्वल है, बराबर है। इस पॉइंट पे बॉन्ड जितना बन सकता था बन चुका, और इसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये वैल्यू भले इधर नेगेटिव है, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, और इन दोनों में न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो ये है 74 पिकोमीटर, इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों याद रखना, एट मिनिमम एनर्जी पॉइंट, ये वाला पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। आगे एनर्जी इज रिलीज एंड H2 इज मोर स्टेबल, क्योंकि एनर्जी जितना कम हो रहा है सिस्टम का, इसका मतलब इट इज मोर स्टेबल, एंड द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज डैश एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, याद रखना। तो मुझे था इस वाले केस में बॉन्ड बन रहा है, इस वाले केस में क्यों नहीं बना, पता चला, बिकॉज हम्म। दोनों का स्पिन क्या था बच्चों, सेम था, ठीक है। अभी आप लोग को यहाँ पे कंसेप्ट आया बच्चों कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स दोनों है एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, ये देखो ऑर्बिटल नंबर 1, ऑर्बिटल नंबर 2, ये वाला पोर्शन ओवरलैप हुआ है, न्यूट्रल से आया। जितना ज्यादा, गड़बड़ी है घर में।
जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन याद रखना ओवरलैप कितना परसेंट से कम होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए। ठीक है। तो ओवरलैपिंग पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा बच्चों? मेरे को पता ही नहीं था पार्शियल। लेक्चर चालू है। पार्शियल। पहले था कि नहीं होगा, फिर अभी चालू हो गया। और Partial merging of atomic orbitals is called as dash overlapping, which results in pairing of dash electron. Extent of overlap is directly proportional to strength of the dash बच्चों bond, बराबर है। लेकिन याद रखना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है 50% से कम रहेगा। ओवरलैपिंग जो है वो तीन टाइप का होता है। पॉजिटिव ओवरलैप होता है, नेगेटिव ओवरलैप होता है, जीरो ओवरलैप होता है। तीनों का बेटा एक अलग अलग मीनिंग है। पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप। टाइप ऑफ ओवरलैप डिपेंड्स ऑन द फेज, क्योंकि ये बच्चों वेव फंक्शन होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है वो डायरेक्शन होता है ऐसा, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा है ना। अभी यहाँ पे मुझे था ये सेम फेज है या ऑपोजिट फेज है, ये दोनों को अगर ऐड करूँ सेम। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा सेम ना पे। ऐसे और बड़ा हो जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ऐसा होता तो ऐसा, बोलो बच्चों, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होता है, तो फिर यहाँ पे वेव ऐसा छोटा बनेगा। डिस्ट्रक्टिव। यस। तो मुझे बताओ, साइन ऑफ द ऑर्बिटल, डायरेक्शन ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द वेव फंक्शन, पॉजिटिव ओवरलैप एंड नेगेटिव साइन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन से लेना देना है कि चार्ज से? डायरेक्शन। वेरी नाइस। दे डायरेक्शन। इंडिकेट द साइन ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड नॉट रिलेटेड टू द चार्ज। वेरी वेरी, मतलब ये नोट्स है ना एकदम परफेक्ट एक्चुअली, पूरा बहुत ही पॉइंट पॉइंट एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हैव सेम साइन, मतलब सेम फेज होना चाहिए एंड ओरिएंटेशन इन द स्पेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव ओवरलैप। अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या चार्ज है, प्लस, यहाँ पे भी चार्ज क्या है, प्लस, क्या ये चार्ज है या डायरेक्शन है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन डायरेक्शन। सेम है ना बच्चों, इसलिए पॉजिटिव ओवरलैप। हम्म। ये भी सेम है, ये भी सेम है, देखो सेम सेम। यहाँ पे ये वाला तो अलग है, तो जीरो ओवरलैप है, छोड़ दो इसको। तो यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो क्या मुझे बताओ ये वाला कौन सा है बच्चों, बताओ? नेगेटिव ओवरलैप हो जाएगा, नेगेटिव। बराबर। उसके बाद में जीरो ओवरलैप मतलब समझ में आया? ये देखो जितना पॉजिटिव में ओवरलैप हो रहा है उतना ही नेगेटिव में भी ओवरलैप हो रहा है, दिख रहा है? हाँ। अरे हाँ या ना? जितना वो पॉजिटिव में ओवरलैप हो रहा है उतना ही नेगेटिव में भी ओवरलैप हो रहा है, तो जितना प्लस हो रहा है उतना माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल। जीरो, कैंसल। बराबर है। इसका डायरेक्शन है बच्चों एक्स एक्सिस और इसका डायरेक्शन है वाई एक्सिस, दोनों का एंगल कितने का है बताओ? 90। तो 90 पे तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, और दूसरा जो आएगा वो ऐसे आएगा ना, इसको तो ओवरलैप किधर हो रहा है, इसका और इसका? क्या इसका और इसका ओवरलैप हो पाएगा? तो यहाँ पे भी ये कौन सा हो जाएगा, जीरो ओवरलैप। याद रखना बच्चों, ये जो ओवरलैप होती है वो दो टाइप की होती है। इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप, दिख रहा है सबको? यहाँ हाँ पे सर। ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे देखना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। क्या न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन शेयर्ड पोर्शन से निकल रहा है? बोलो यार हाँ या ना, इतना अच्छे से यस। डायग्राम में बताया यस मैंने। सर। हाँ ये सर। देखो, ये शेयर्ड पोर्शन है, और ये न्यूक्लियस नंबर वन, न्यूक्लियस नंबर टू, क्या उसको ज्वाइन करने वाला लाइन शेयर्ड पोर्शन से निकल रहा है? हाँ। हाँ, यस। हाँ लेकिन सर। यहाँ पे देखना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसको जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, उसके ऊपर शेयर्ड पोर्शन है, उसके नीचे शेयर्ड पोर्शन है, दिख रहा है? तो हाँ ऐसे वाले सर। बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं और ऐसे वाले पॉइंट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, याद रहेगा। यस सर। नेक्स्ट, अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, पाई बॉन्ड है ना। ये देखो, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस दिखा सबको? यस सर। दिखा तो वापस, यस ये सर। न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, क्या इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इनके बीच में इधर कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं। तो इसका नहीं। नहीं मतलब, सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन। रिपल्शन। लेकिन बच्चों आपको नहीं लगता है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की दीवार क्या इन दोनों को एक दूसरे को डायरेक्ट देखने पाएगी? नहीं। तो इसका नहीं। मतलब दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, इसलिए बेटा याद रखना सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल एंड पाई बॉन्ड इज लेस स्टेबल, बराबर है। तो स्टूडेंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिग्मा बॉन्ड, इट इज फॉर्म बाय एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, इट इज आल्सो नोन एज हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैप।
देखो जहाँ पे नोट्स में कुछ कमी थी वहाँ पे देखो मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिख दिया है ऐसे, जैसे हेड ऑन और एक्सेल। इट इज फॉर्म बाय लैटरल ओवरलैप, साइडवे ओवरलैप, द ऑर्बिटल्स इन द। देखो बेटा घर पे अगर किसी के घर पे आप बातें हो रही है तो प्लीज बंद कर दो ना यार, म्यूट कर दो, ठीक है। द ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन दिस ओवरलैपिंग आर एस एस, एस पी एंड पीपी। आपने इधर कौन सा ऑर्बिटल नहीं देखा? जी। यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं दिख रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे आपको कौन सा ऑर्बिटल नहीं दिख रहा है? एस। बराबर है, तो याद रखना। सॉस्कर, हाँ सर। मेरे को होस्ट बना बेटा वापस। बना दिया। चलो स्टार्ट करें। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दिस इज अ वीक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियर, ये देख सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे इट इज अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट सिमेट्रिकल एंड इट इज लाइंग अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे इट इज ऑन द एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। फ्री रोटेशन ऑफ द बॉन्ड इज पॉसिबल, सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते। क्या सिग्मा बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट कर सकता है कभी? यस। पाई बॉन्ड कभी अकेला एग्जिस्ट कर सकता है? नो। नहीं। तो पॉइंट नंबर No. वन, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर देन पाई बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म इन एडिशन टू, सॉरी पाई बॉन्ड इज फॉर्म इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। ये देखो, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई होता है। पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्यों? सर क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही हो सकते हैं। ठीक है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो वीबीटी का था ना बच्चों, सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो था बच्चों मीथेन का फॉर्मेशन। ये देखना, ध्यान से देखना। मीथेन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट में। लेकिन अगर अपने को चार बॉन्ड बनाने तो चार अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाएंगे, 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चार। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्साइटेशन इज कंपनसेटेड बाय द रिलीज ऑफ जो ओवरलैप बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब ये बॉन्ड बनेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उससे ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होगा। तो बच्चों यहाँ पे टोटल कितने टाइप के बॉन्ड्स बने, दो टाइप के, बराबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एसपी, ये भी एसपी, ये एसपी, तो तीन जो बॉन्ड है वो एसपी है और एक जो बॉन्ड है वो एसएस है। बोलो बोलो हाँ या ना, हाँ बोलो हाँ सर। या ना। और सबको पता है कि हाँ एसएस बॉन्ड जो है कंपेरेटिवली क्या होगा, वीक होगा एज कम्पेयर टू पीपी। सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है पीपी क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, फिर होती है एसपी कम और एसएस सबसे कम। करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीन तो एसपी वाले हैं और एक जो है वो एसएस वाला है, हाँ या ना। तो जब इसको पूछा गया कि अगर ये दोनों बॉन्ड अलग अलग टाइप के हैं तो मीथेन के अंदर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगना चाहिए, जबकि ये तीनों को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगना चाहिए। तो जब इसको पूछा गया तो उसके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और उनको पूछा भी गया कि ये बॉन्ड का लेंथ अलग होना चाहिए और तीनों का बॉन्ड का लेंथ अलग होना चाहिए, इसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है। तो वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। पहली बात तो टेट्राहेड्रल तो वो भी नहीं पता था उसको, एंड अमोनिया और वाटर में भी सेम प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर पाया नहीं। और इसलिए हम लोगों ने देखा कि मीथेन के अंदर तो चारों बॉन्ड एक जैसे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिंग ने क्या सोचा कि हिटलर और लंदन ने सब कुछ तो बराबर किया है, तो उनको ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो उनने क्या सोचा कि शायद से हम लोग जो है ओवरलैपिंग करवाने से पहले, देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो करवा दिया उसने, और फिर जब ओवरलैपिंग की बात आई तो ओवरलैपिंग करवाने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चारों को मिक्सिंग कर सकते हैं। और चारों को मिक्सिंग करने के बाद जो नए चार ऑर्बिटल बनेंगे वो एक जैसे दिखेंगे, एनर्जी भी एक जैसी होगी। उस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, याद है हाइब्रिड। किसी को?
हाइब्रिडाइजेशन। इसके Hybridization. नेक्स्ट टॉपिक आया बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, दिख रहा है सबको? Now, hybridization to explain the geometrical shape of the molecules. Pauling introduced the concept of hybridization. Pure atomic orbitals combine to form hybrid orbitals, and they participate in the bond formation. समझा सबको? ना सबसे पहले साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, गिनो। 4। 4, तो इसका मतलब 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, याद रखना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो मिक्सिंग के बाद बने। इनका बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिवली बनता है क्योंकि वो लोग मिक्सिंग के बाद बने। ये लोग स्पेस में एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट में होते हैं ताकि मिनिमम रिपल्शन हो और स्टेबल अरेंजमेंट हो। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट्स द ज्योमेट्री। इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, खाली वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है, ये सबको पता है। एटॉमिक ऑर्बिटल दे शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, वो लोन पेयर भी हो सकते हैं। बोथ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड। कंप्लीटली फील्ड होगा तो वो लोन पेयर हो जाएगा। कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे सबसे पहले आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एस होगा और पीजेड होगा। एनसीईआरटी में पीजेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है, याद रखना। इस मॉलिक्यूल का क्या शेप है बच्चों? लीनियर ज्योमेट्री, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। 50% एस कैरेक्टर, 50% पी कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल 180। एन एग्जाम्पल, समझा? वैसे ही sp2 होता है, ठीक है, sp3 होता है, फिर sp3 dsp2 होता है। dsp2 ये अपने को कोऑर्डिनेशन में काम आएगा। ये स्क्वायर प्लेनर है और इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है, याद रखना, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद में sp3d होता है, इसमें डी ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इट इज डी जेड स्क्वायर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, डी जेड स्क्वायर। और ये होता है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसे, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, दे आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। ये वाले बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड्स को इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं, जबकि ये वाला जो दो बॉन्ड है उसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एंड दे आर लॉन्गर एंड वीकर, ठीक है। उसके बाद में sp3d2 में डी ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर के साथ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल है, रेगुलर ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल ये होते हैं। ये एंगल कितने होंगे वो भी लिख के दिया मैंने एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं है। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल ऐसा, ठीक है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ये वाला पार्ट, ठीक है। मैंने ये बहुत जल्दी रीड किया क्योंकि इसका मुझे मालूम है कोई ज्यादा यूज है नहीं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया है तो आप विद इन सेकेंड्स हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे से पहले नहीं पढ़ा है थोड़ा ध्यान देना बच्चों। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने SF6 लिखा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16। तो 16 मतलब क्या लिखने का पता है क्या? 6 हटा रखने का, 1 उड़ा देने का, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। फिर क्या लिखने का? बॉन्ड पेयर। कितने फ्लोरीन है? 6, तो 6 बॉन्ड पेयर, तो 6 टिक करेंगे, 1 2 3 4 5 6। लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। टोटल करो 6, और 6 मतलब sp3d2। कैसे? s का 1, p के 3, 3 और 2 4, 4 2 6, हो गया, खत्म। ऐसे फाइंड आउट करते हैं सर। एक आध एग्जाम्पल और करो, मैं बताता हूँ। सपोज मान लेते हैं किसी ने आपको पूछा NH4+, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15। 15 मतलब 2,8,5 हो गया यहाँ पे। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 4, 1 2 3 4, और इधर प्लस लिखा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, तो लोन पेयर बचेगा ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 4। 4 मतलब sp3। तो याद रखना, अगर टोटल करके लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का टोटल करके 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, अगर टोटल करके 2 आएगा तो sp3 आया तो sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3, हो गया, खत्म। आप बताओ, यहाँ पे टोटल 4 आया मतलब sp3 हुआ। अगर रैंडमली हम लोग कोई भी कंपाउंड उठाते हैं, जैसे हमने उठाया I3-, तो एक आयोडीन सेंटर में होगा, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन लिखेंगे 8। 8 क्यों लिखा? क्योंकि उधर ऊपर माइनस था। बॉन्ड पेयर कितना होगा? बॉन्ड पेयर I3 है ना, तो एक तो सेंटर में होगा, 2 आयोडीन सराउंडिंग में होंगे, तो बॉन्ड तो बच्चों 2 ही बने ना, 2 बॉन्ड पेयर हो गया, तो 2 टिक किया। लोन पेयर कितना बचेगा? 3, और 3 2 5, 5 मतलब sp3d, हो गया, खत्म, हो गया।
इजी था। उसके बाद में नेक्स्ट, किसी ने अगर आपको पूछा CO3 2 कार्बन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, बट 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 6 हो गए। बॉन्ड पर कितना आएगा? 3। बट ऑक्सीजन के केस में डबल टिक करते हैं, ऑक्सीजन के केस में डबल टिक करते हैं। ऑक्सीजन के केस में डबल टिक क्यों करते हैं? बिकॉज एक सिग्मा होता है और एक पाई, और पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म बाय हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा? कितना आएगा? sp2। हो गया, इजी था। सबको समझा बच्चों? यस और नो बोलो। यस सर। तो वापस से बोल रहा Yes, हूँ बच्चों, sir. ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बना के दिए वो आपको एक बार खाली रीड करने हैं, बट मेन जो है ना वो यही पूछना है, यही पूछने वाले सब लोग, यही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे SF4 पूछा, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर के पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4, 1 2 3 4, है ना। लोन पेयर कितना होगा बताओ? 1 होगा। तो टोटल करोगे 5, 5 मतलब sp3d हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर पाओगे? Yes, sir. चलो एक ये Yes, वाला sir. भी कर लेते हैं, XeOF4 बेटा ध्यान देना, XeOF4। तो जेनॉन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन? 8। बॉन्ड पेयर कितना आएगा? एक ऑक्सीजन का 1 गिना जाएगा, बट टिक 2 करेंगे, प्लस 4 फ्लोरीन का 4 टिक करेंगे, और लोन पेयर कितना? 1। तो टोटल करो 6, 6 मतलब sp3d2 हो गया। समझा सबको? Yes, sir. चलो ठीक है। तो दिस इज योर कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन, सब नोट्स में मैंने प्रॉपर दिया हुआ है, A to Z। स्ट्रक्चर्स याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली नाम उनके याद रखना है कि ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं शॉर्टर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो सब। ठीक है, इसके बाद है ना बच्चों, बहुत बार कैसा देखा गया है पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ना आपको मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बता देता है। ध्यान से सुनो, मैं कुछ वर्ड्स यूज करने वाला हूँ। हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्योमेट्री बता देगा, बट मॉलिक्यूल का शेप्स कभी कभी वो नहीं बता पाता है। ठीक है ना। अभी शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास में, इमेजिन करो CH4 है, तो CH4 का क्या शेप है? टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ H2O की, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बच्चों इसका शेप क्या होना चाहिए बताओ? टेट्राहेड्रल। लेकिन बाद में मालूम पड़ा इट इज बेंड शेप, और बेंड शेप के साथ साथ इसका जो बॉन्ड एंगल है 104.5 है, जबकि होना चाहिए था कितना? 109 होना चाहिए था। तो ये सब चीजें जो है, जिस कंपाउंड में क्या आता है लोन पेयर, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बेटा, कौन? हाइब्रिडाइजेशन। तो इसलिए हमको ये नेक्स्ट थ्योरी की जरूरत पड़ी, जिसका नाम है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इससे मॉलिक्यूल का जो शेप है ना वो प्रिडिक्ट करने में हमको हेल्प मिली। इट वाज गिवन बाय सिडविक एंड पॉल। इसमें कैसा होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो एटम होता है, जैसे ये एटम है, इसके ऊपर दो चीजें होती है, या तो एक लोन पेयर होगा या तो बॉन्ड पेयर होगा। सुनना, लोन पेयर जो होता है ना बच्चों, ध्यान देना, लोन पेयर वो आपको लगता है ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर? देखो, मान लेते हैं ये सरफेस है, लोन पेयर जो है वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, देखो। और जो बॉन्ड पेयर होता है वो कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं, बराबर है। तो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा तो मेरे पास समझो 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा Exactly. एज कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होगा बताओ? Lone pair and लोन lone पेयर pair. एंड लोन Lone पेयर। ये pair, देखो, lone pair. लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो अगर ये रिपल्शन हो रहा है तो आपको लगता है मॉलिक्यूल के अंदर इस रिपल्शन का कुछ शेप में इफेक्ट भी दिखेगा? हाँ. इसलिए बच्चों मॉलिक्यूल का शेप जो होता है चेंज आ जाता है। इसलिए बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स विद नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम एंड मॉलिक्यूल्स विद वन और मोर लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। समझा? अभी जैसे ये स्ट्रक्चर Yes, देखो, sir. यहाँ पे मुझे बताओ, अगर समझो ये पूरा का पूरा चार्ट है, उतना अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, इसका ध्यान देना। मान लेते हैं अगर हमको कोई भी कंपाउंड दिए, कोई भी एक कंपाउंड दे देते हैं, सपोज SF4 लिया, ठीक है। अभी देखो इतना बड़ा चार्ट तो कोई याद नहीं रख पाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, SF4 लिया समझो। SF4 की बात करें बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल हो ना, दिमाग लगाना,
सल्फर है 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, लोन पेयर कितना है 1 हो जाएगा। तो टोटल करोगे 5, 5 मतलब sp3d। sp3d का क्या शेप होता है वो सबको पता है, इट इज ऐसा टाइप का शेप होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट बच्चों आपको नहीं लगता है इसमें लोन पेयर है कि नहीं है? है सर। तो याद रखना, है सर। जब भी हम लोग स्क्वायर बाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे एक रूल आता है जिसका नाम है बेंड्स रूल। और ये क्या बोलता है कि लोन पेयर और जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो बता इक्विटोरियल पोजीशन कौन सा है, ये वाला है क्या कि सेकंड वाला है? सेकंड। तो इसमें इस जगह पे बेटा क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। इस जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, लोन पेयर आ जाएगा। एक मिनट हाँ। चलो रेडी, इस जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, लोन पेयर आ जाएगा, समझा? तो यहाँ पे अगर लोन पेयर आएगा तो आपको नहीं लगता है ये और ये सीधा रह पाएगा क्या? नहीं। क्या नहीं। आपको लगता है ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा और ये भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, यस और सर। ये एंगल भी थोड़ा थोड़ा हाँ कम हो सर। जाएगा? इसको बच्चों केमिस्ट्री में बोलते हैं सी सॉ। क्या बोलते हैं इसको, सी सॉ। ये देखो ये रहा SF4, सी सॉ बोलते हैं। क्या ये एंगल परफेक्ट 180 रहेगा? थोड़ा ऐसे रहेगा, याद रखना। ये देखो, लेस देन 120 हो गया, लेस देन 90 भी हो गया। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो ना, इतना लर्न करने का जरूरत ही नहीं है बेटा, खुद से भी डिसाइड कर सकते हो इसका शेप क्या होगा। जैसे मैं आपको ना एक दो एग्जांपल और करके बताता हूँ। मान लेते हैं अगर मेरे को किसी ने दे दिया IF5, दिमाग लगाओ, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, बॉन्ड पेयर हो गया 5, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर हो जाएगा 6, 6 मतलब sp3d2 ना, sp3d2 मतलब 1 2 3 4 5 6, बराबर। आप बताओ इसमें कितने लोन पेयर है बच्चों, सो गए क्या सब लोग? एक 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 ही लोन लोन। पेयर है ना? तो याद रखना बच्चों, ये जो मैंने बोला ना कि लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पे जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ sp3d में होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लोन पेयर बेटा इधर आया समझो। तो आप बताओ ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ऊपर क्या बन रहा है इसे, प्लेनर। पिरामिडल। क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, समझा? ये देखो ये रहा, समझा सबको? आगे बढ़ते हैं। किसी ने अगर आपको पूछा जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। जेनॉन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, बॉन्ड पेयर कितने, 4, 1 2 3 4, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2 ना, टोटल करो 6, करेक्ट। 6 मतलब क्या होगा, sp3d2, और अगर sp3d2 होगा तो जेनॉन 1 2 3 4 5 और 6, लोन पेयर 2 है तो एक लोन पेयर इधर आएगा, एक लोन पेयर इधर आएगा, ताकि मैक्सिमम रिपल्शन खत्म हो जाए। और 4 फ्लोरीन ऐसे आएंगे, तो बच्चों क्या हुआ, इसका नाम बोलो। लोन पेयर स्क्वायर को नहीं प्लेनर। गिनते हैं, स्क्वायर प्लेनार। स्क्वायर तो अभी प्लेनर। एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो बच्चों, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। ज्योमेट्री जो होता है ना वो हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होता है, जैसे कि आप बता इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 ना, तो sp3d2 के हिसाब से इसका ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है। इसमें इसको भी गिनेंगे, इसको भी गिनेंगे, लेकिन जो शेप होता है बेटा वो VSEPR थ्योरी के हिसाब से डिसाइड होता है। और VSEPR थ्योरी के हिसाब से इसका शेप क्या है, स्क्वायर तो ये प्लेनर। देखो, स्क्वायर प्लेनर। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो याद रखना मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को शेप भी बोलते हैं। आई होप सबको समझा। यस। यस सर। यस सर। ये तो ओके। तो ये हो गया आपका कौन सा थ्योरी बच्चों, VSEPR थ्योरी। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और इस वजह से इनके अंदर बेटा आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, आयोनिक कैरेक्टर। जैसे अभी मुझे बताओ H और Cl में बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट है, लेकिन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इसमें कितने पोल्स बन गए बच्चों,
तो अरे बोलो, दो पोल्स बने ना, हाँ yes. इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डायपोल। ये देखो डायपोल, ठीक है। और डायपोल, और इसका क्या डायरेक्शन है कि नहीं है बच्चों, है तो इससे इसको क्या है बोलेंगे, डैश क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी है और वेक्टर डायरेक्शन भी, इट्स वेक्टर अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज आयोनिक कैरेक्टर इन द डैश बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट या तो आयोनिक कैरेक्टर होता है। H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल तो प्योरली क्या होना चाहिए था, कोवेलेंट। उसमें भी डेटा सिर्फ 98% ही कोवेलेंट कैरेक्टर है, और 2% क्या है, आयोनिक कैरेक्टर है। कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी आइदर पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। ड्यू टू पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल possess dipole moment and it's a vector quantity. Dipole moment is equals to charge into distance, coulomb meter, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस इन डी बाय, 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 3.33 into 10⁻30 कूलम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस एरो, ये देख सकते हो आप, क्रॉस एरो ऐसे। उसके बाद में ये देखो एच एफ में ऐसे क्रॉस एरो आया। द फ्लो, ये जो डायरेक्शन है उसमें याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसकी तरफ हेड आएगा, और टेल जो इसका इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। द एरो सिंबलाइजेज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसा एरो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। In these molecule the dipole molecule depends on the dipole of the bond। बच्चों ये इसमें कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है ना। एक तो यहाँ पे जो बॉन्ड का डाइपोल होगा वही मॉलिक्यूल का डाइपोल भी होगा। सर ये आप क्या बोल रहे हैं, समझा नहीं बेटा, सुन। बॉन्ड डाइपोल और एक मॉलिक्यूल डाइपोल दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो जो बॉन्ड का डाइपोल होगा वही मॉलिक्यूल का भी डाइपोल होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है, गिन के बताओ। दो। दो। तो इसका डाइपोल डायरेक्शन ऐसा है, इसका डाइपोल डायरेक्शन ऐसा है। बट बच्चों मुझे था क्या ये बॉन्ड का डाइपोल है कि मॉलिक्यूल का डाइपोल है। मॉलिक्यूल बॉन्ड का डायपोल। अरे यार ये दोनों बच्चों, बॉन्ड का ये डायपोल। बॉन्ड का है तो मॉलिक्यूल का डाइपोल तो ऐसे होगा ना। हाँ जिसका फॉर्मूला क्या है, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा रूट में होना चाहिए ना। और सबको पता है इसमें जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे म्यू का वैल्यू क्या होगा, कम। बराबर है। तो अभी ये देखो, ये सब एग्जांपल्स दिए। वाटर में एंगुलर शेप होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट है। अगर कोई बच्चा वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बना दे तो बेटा हो गया कल्याण, वो तो कैंसिल करवा देगा, सब कुछ कैंसिल हो गया इधर तो। देखो BF2 में बच्चों लीनियर शेप होता है, sp हाइब्रिडेशन तो जीरो होता है। BF3 भी जीरो होता है। NH3 और NF3, ये जो दो कंपाउंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको ऑब्जर्व करें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो NH3 में बच्चों डाइपोल का और मॉलिक्यूल का डायरेक्शन सेम ही है। देखो ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड। बोलो। ऐड और और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट हो पता है, रहा है। अपने क्वेश्चन में भी आया था बहुत बार। ये देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हम्म, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जीरो नहीं होगा। देखो वैल्यू बहुत कम है, देखो वैल्यू देखो खाली, सीधा यहाँ पे 0.8 है और यहाँ पे 4.9 है बच्चों, बहुत ज्यादा है। HF HCl HBr HI हो गया। उसके बाद में CO2 का डाइपोल कितना हो जाएगा, जीरो, क्यों, ये कैंसिल हो जाएगा। H2O और H2S में से याद रखना H2O का ज्यादा होता है, CCl4 CH4 जीरो होता है। क्लोरोफॉर्म का जीरो नहीं होगा बिकॉज एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है। और एक चीज याद रखना, लोन पेयर अगर प्रेजेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे गारंटेडली क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, जरूरी नहीं है। जैसे जेनॉन टेट्राफ्लोराइड अभी जस्ट हमने बनाया था, इसका क्या शेप था बच्चों, स्क्वायर प्लेनर ना। ऐसा लोन पेयर, ऐसा लोन पेयर, ये लोन पेयर ऐसा खींचा जाएगा, ये लोन पेयर ऐसा खींचा जाएगा, कैंसिल हो गया। इसका डाइपोल ऐसा, इसका डाइपोल ऐसा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसको कैंसिल कर देगा। तो बच्चों क्या इसमें जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा सर। बट इसमें तो लोन पेयर है। तो बच्चों लोन पेयर का मतलब ये नहीं कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा करके, जीरो हो भी सकते हैं, समझा सबको। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर डज नॉट हम्म, गारंटी दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दोनों कंपाउंड में लोन पेयर होने के बावजूद भी, लोन पेयर होने के बावजूद भी इनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। जैसे XgF2 की बात करूं तो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल। ये दोनों का नेट ऐसा आएगा, ये नेट और ये नोट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आई होप इट इज क्लियर। यस। अभी जैसे मुझे एक बात बताओ कि
किसी ने पूछा कि बताओ SF4 पोलर है या नॉन पोलर है, थोड़े टाइम पहले बताया था मैंने, SF4 में क्या शेप था बच्चों? सीसॉ था। तो इसका डायपोल लोन पेयर की तरफ, इसका डायपोल ऐसा आएगा, तो ये दोनों कैंसिल करने की कोशिश करें, बट हो पाएगा क्या पूरी तरीके से? नहीं ना। और SF4 में जो फ्लोरीन है उसका डायपोल क्या 180 पे है बच्चों एग्जैक्ट? नो सर। ये तो वो भी कैंसिल नहीं होगा, याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी आता है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं मॉथ। इट वाज गिवन बाय हुंड्स एंड मुलिकन। सबसे पहले यहाँ पे ये बोलता है कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होने के टाइम उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वापस बोल रहा हूँ, एटम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए और सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये वाला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन एटम, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल है तो मिनिमम दो एटम्स तो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग, हो तो इजी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव से बनता है, और एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव से बनता है। ऐसा, ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है, ये मोर स्टेबिलिटी है, ये लेस स्टेबिलिटी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्बा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन एंड हुंड्स रूल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसमें हम लोग ने जो VBT में पढ़ा था, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये वाला लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लकाओ। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है स्टेटमेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लकाओ। ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्रेस बाय द वेव फंक्शन साई। ठीक है। तो अगर दोनों ऐड हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव है, तो प्लस आएगा बीच में, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे तो माइनस आएगा। तो सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा मतलब ऐड हुआ और सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। ये देखो, कंस्ट्रक्टिव मतलब बॉन्डिंग, डिस्ट्रक्टिव मतलब एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर, नोडल प्लेन बिटवीन द न्यूक्लियर। जब ये लोग ओवरलैप होंगे तो वो लोग कभी ओवरलैप हो ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अब ये अगर समझो रिपेल करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इधर प्लस। इसको बोलते हैं नोडल प्लेन, मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे नोडल प्लेन ही नहीं होगा, एंड इट विल बी मोर स्टेबल। Condition for combination of atomic orbital. Combining atomic orbitals should have nearly same energy or same energy. 1s allowed. ये MCQ क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। 1s 2s is not allowed. Combining atomic orbitals should have same symmetry about the molecular axis. ये देखो, ये Z Z कंबाइन हो सकता है, Z और X कैसे कंबाइन हो सकता है? वापस बोलो, Z और Z कंबाइन होगा, Z और X कंबाइन नहीं हो पाएगा। Atomic orbital should overlap to the maximum extent. ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। ये देखो, 1s और 1s जब एक दूसरे के साथ जुड़ेगा तो ऐड होएगा, तो देखो ये देखो मर्ज हो गए, और यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखो नोडल प्लेन आ गया। वैसे सेम 2pz में भी होता है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ये देखो, ये वाला आपका पाई है, अबव एंड बिलो, और ये देखो दोनों का फेज अलग अलग है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, इसलिए पाई स्टार हो गया। अगर आपका इलेक्ट्रॉन अप टू 14, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक है, कितना है? 14। तो याद रखना, सबको पता होना चाहिए यहाँ तक दोनों में सेम है, यहाँ तक दोनों में सेम है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। याद रखना, अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक है तो पाई 2px एंड पाई 2py पहले आ जाएगा, और अगर 14 से ज्यादा है तो सिग्मा पहले आ जाएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज पॉसिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर, नेचर ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक नेचर, सब सब आता है। और ये देखो, अगर Nb ज्यादा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ही मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर Na ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग, तो अनस्टेबल हो जाएगा, और दोनों इक्वल है तभी भी अनस्टेबल हो जाएगा।
याद रखना बॉन्डिंग ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है हाफ ब्रैकेट एन बी माइनस एन ए। बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 आया तो एंड 3 आया तो ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। द आरपी ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इज 3 माइनस, मैंने बहुत बार लेक्चर में भी यूज किया होगा, आपने देखा है। इट इज 3 माइनस 0.5 इंटू मॉड एन। एक दो क्वेश्चन करके बताता हूँ। मान लेते मैंने O2 लिखा, O2 इज अ डैश इलेक्ट्रॉन सिस्टम 16। तो आप पहले n निकालो, n मतलब 14 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 14 माइनस दिस इज -2। सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3 माइनस 0.5 माइनस मॉड 2। मॉड 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो 3 माइनस 0.5 इंटू 2 एंड 0.5 इंटू 2 इज 1। तो आंसर इज 2। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। किसी ने बोला आपको N2, N2 इज 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 माइनस 0.5 इंटू मॉड एन, एन का वैल्यू 14 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, मतलब एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाएगा ऐसा। ठीक है। उसके बाद में टू स्पीशीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर देन वन विद द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल। अगर दो स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, आई रिपीट, जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग मतलब मोर एनर्जी, मोर एनर्जी इज द लेस स्टेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। H2 मॉलिक्यूल में देखो सिग्मा आया, He2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 आ रहा है। लिथियम में एक है, इट इज डायमैग्नेटिक। C2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 का क्वेश्चन भी है शायद से। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर जो दोनों बॉन्ड है बच्चों, दोनों के दोनों पाए हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बताता हूँ। यस के का सर। मतलब 1s2 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 होता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग अवेलेबल है तो कैंसिल हो जाते हैं, उससे बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है गिनो बच्चों, 4 है। क्या उसका एंटी बॉन्डिंग अवेलेबल है, इसका एंटी बॉन्डिंग अवेलेबल है? नहीं। क्या उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? बोलो बच्चों, नहीं है ना। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड, और दोनों के दोनों कौन से हैं, पाई बॉन्ड है। देखो यहाँ पे भी आपको क्लियर पता चलेगा, के और के कैंसिल, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, ये वाला को ये वाला कैंसिल कर देगा। वेरी गुड। क्या यहाँ पे बच्चों मुझे था इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने वाला इनका एंटी बॉन्डिंग है क्या? नहीं है। तो 4 हाँ। इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड हुए, 2। इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन में 2 क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई है ना ये, पाई। क्या सिग्मा 2p-Z को कैंसिल करने वाला सिग्मा स्टार 2p-Z है इसमें N2 में? नो सर। नहीं। नहीं है। तो बेटा इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा ना। तो ये देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। O2 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पूरा एकदम नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं। के कैंसिल, ये और ये कैंसिल। यहाँ पे इसको कैंसिल करने वाला कोई है क्या बच्चों, बोलो। नहीं। नहीं है। नहीं। इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा और वो सिग्मा होगा, क्योंकि ये सिग्मा था, हो गया। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सॉरी 4 है, और इसके 2 कैंसिल हो गए देखो, क्योंकि स्टार मार्क वाला है उसका, है ना। तो यहाँ पे 4 और इसके 2 कैंसिल हो गए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, दो। और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, तो इसलिए देखो ना पाई बॉन्ड है ना। क्या O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन? यस। हाँ। एंड देयरफॉर O2 इज डैश इन नेचर। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इन बच्चों लेकिन ये नेचर। तो इवन नंबर है ना, आदर्श, ये तो इवन नंबर है फिर भी पैरामैग्नेटिक हुआ क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था। तो याद हाँ। रखना, अगर ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर, तो 101% पैरामैग्नेटिक। 101%, हाँ, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो, क्योंकि एक तो बच जाएगा लास्ट में। लेकिन इवन नंबर में याद रखना, 2 मॉलिक्यूल ऐसे, एक तो O2 एंड एक B2, ये देखो नोट्स में एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है सब कुछ। O2 एंड B2 के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों, क्या ऑड नंबर गारंटी देता है पैरामैग्नेटिक का, सॉरी डायमैग्नेटिक का? नहीं। पैरामैग्नेटिक का गारंटी देता है, हाँ।
ऑड नंबर रहेगा तो गारंटी देता है, बट क्या इवन नंबर गारंटी देता है डायमैग्नेटिक का? नहीं। क्योंकि यहाँ पे बेटा O2 और B2 में ऐसा हुआ, सब कुछ नोट्स में परफेक्टली लिखा हुआ है। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड। चलो चेक करते हैं। ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बच्चों? 16, O2 प्लस 15, O2 माइनस 17, O2 O2 2 प्लस सबसे माइनस ज्यादा स्टेबल 18, राइट। सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, प्लस आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर एक एक से बढ़ जा रहा है इसका 2.5 O2 है के केस में। ये कितना हो जाएगा? 1.5 1.5 और ये 1। 1 किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है? उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा उसका सेकंड स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। याद रखना। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 2.5 आएगा, इसका 1.5। इतना सबको समझा? तो दिस इज द एंड ऑफ विच बॉन्ड बच्चों? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने बहुत सारे थियरीज पढ़े। सबसे पहले थियरी था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बाद में कौन सा थियरी आया? वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद में हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में BSEPR थ्योरी। BSEPR थ्योरी के बाद में हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा, और लास्ट में आता है MOT। अभी सेकंड नंबर पे आता है बच्चों आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ये पूरा का पूरा कॉसल और लुईस वाला कंसेप्ट है, वापस से सेम कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये देखो आयनिक बॉन्ड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना इजीली कटायन और अनायन बनेगा, और दूसरा फिर वो एक दूसरे के साथ जुड़ने भी चाहिए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस। और लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? लैटिस लैटिस एनर्जी। एनर्जी तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl में बच्चों पहला स्टेप है Na सॉलिड से गैस हुआ रहेगा, फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, फिर दोनों ने साथ में आके बॉन्ड बनाया। एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज मोर देन एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब इट इज मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? मोस्ट स्टेबल मोर स्टेबल। लेकिन बच्चों Most कैसे फाइंड आउट करते हैं लैटिस एनर्जी? कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद है किसी को? इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्न हेबर बॉर्न हैबर। साइकिल सब कुछ नोट्स में परफेक्ट लिखा हुआ है। Na सॉलिड cycle. प्लस Cl2 गैस गिव्स NaCl सॉलिड, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहले सॉलिड से गैस, फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर पहले एटम को ब्रेक किया, फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर दोनों ने मिलके आपका सॉलिड बनाया, तो इसमें आ जाएगा आपका लैटिस एनर्जी। ये वाला साइकिल हम लोग ने एनसीईआरटी में तीनों का भी दिया है, मैंने लिखा है। जैसे बच्चों कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर होता है, आयनिक वैसे ही आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर होगा? कोवेलेंट Covalent. इट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डैश रूल, Fajans rule. No bond is 100% ionic nor 100% covalent. Fajans rule explains the covalent characteristic of dash bond, ionic bond. अब ये देखो बहुत इजी एग्जांपल दिया है, नोट्स देखो बराबर है। मान लेते हैं ये कटायन है और ये अनायन है, इनफाइनाइट डिस्टेंस अभी दूर है, लेकिन जब पास आएंगे तो बच्चों ये कटायन क्या करेगा? अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। ये देखो ये अनायन है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने यहाँ से खींचना शुरू किया। तो जब खींचना शुरू करेगा तो बच्चों यहाँ पे शेयर्ड पोर्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, और शेयर्ड पोर्शन में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कटायन है वो इस अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है और इसके अंदर पोलराइजेशन कर रहे हैं। तो कटायन का पोलराइजेशन पावर मैटर करता है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन। और ये कितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज होने देता है अनायन, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो दो चीजों पे पूरा डिपेंड करता है, पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। कटायन जो होते हैं बच्चों 3 टाइप के होते हैं, ये बहुत बार बच्चों को नहीं पता होता है, मैं बता देता हूँ। 3 टाइप के कटायन होते हैं। हाईफाई कटायन का जो होता है ना, उनका पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, जैसे थैलियम+1 Pb2+ बिस्मथ+3, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। लिथियम+1 एंड बेरिलियम+2 बहुत छोटे कटायन है, इसीलिए इनका पोलराइजेशन पावर बहुत ही ज्यादा होता है। PNGC का मतलब होता है प्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिनके आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप नंबर 1 क्यू आगे आया, ग्रुप नंबर 12 जिनी कनाडा होगा। और NGC का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, जैसे Na+, Mg2+, Al+3 एंड सो ऑन।
Covalent character is directly proportional to color, it is inversely proportional to lattice energy, it is directly proportional to acidic nature of the oxide, it is inversely proportional to boiling point. ये सब ठीक है, ये सब चीजें आपने को याद रखनी है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि बताओ बच्चों PbCl2 एंड MgCl2 दोनों में से किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, बच्चों बताओ। PbCl2। PbCl2 का, बराबर है। तो अगर PbCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो कलर की चांसेस किस में ज्यादा होंगे, बोलो। PbCl2। और अगर PbCl2 में कलर के ज्यादा चांसेस है, दोनों में से लैटिस किसका ज्यादा स्ट्रांग होगा। MgCl2। MgCl2. MgCl. समझ में आ रहा है सबको। यस इस टाइप सर। के क्वेश्चन हाँ आते हैं सर. बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसी ने अगर आपको पूछा कि NaCl और AlCl3, बराबर है ना, इन दोनों में से किसके अंदर कलर ज्यादा होने के चांसेस है, बताओ। AlCl3। क्योंकि उसके अंदर AlCl3. कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। उसके बाद आता है बच्चों बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर बच्चों थोड़ा सा आपको याद रखने वाला पॉइंट है। बॉन्ड लेंथ, इक्विलिब्रियम पे दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब ये बहुत सारे टाइप का होता है ना, वैंडरवाल भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है, तो ये वैल्यूज आपको थोड़ा सा एक बार रीड करना है। और आपने देखा होगा इसका क्वेश्चन भी आया था, सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। ये देखो, ये आया भी था क्वेश्चन, याद है किसी को। हाँ सर। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल मतलब दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, लोन पेयर पे भी डिपेंड करता है। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने का एनर्जी, सिंगल बॉन्ड को एनर्जी कम लगता है, डबल बॉन्ड को एनर्जी ज्यादा लग रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सेम, जैसे F2 और O2 माइनस, दोनों के दोनों 18 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। उसके बाद में आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। ये वाला देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, मिसकंसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ये आपने देखा होगा, करेक्ट इनकरेक्ट में वो स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। द मॉलिक्यूल डज नॉट exist for a certain fraction of time in one canonical form and other fraction of time in other canonical form. There is no equilibrium, बच्चों याद रखना, इसमें कोई इक्विलिब्रियम होता नहीं है। यहाँ पे ऐसा डबल एरो ऐसा मत बनाना, इक्विलिब्रियम नहीं होता है कि थोड़े टाइम इसमें रहेगा थोड़ा टाइम इसमें रहेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद आते हैं द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बच्चों याद रखना, अगर आपका हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर आपका हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, खाली अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस वाले बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। मतलब इस साइड में भी फोन और इस साइड में भी फोन होना चाहिए। हाइड्रोजन atom when bonded to more electronegative like phone, it develops a partial positive charge. This hydrogen atom with a partial positive charge forms a bond with another more electronegative, and this is known as hydrogen bond. It is weaker than dash bond, covalent bond. अगर आप ध्यान से देखोगे तो HF में बेटा ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट है, और ये हाइड्रोजन है, देख लो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इससे ये लोग एक दूसरे के पास आ गए बच्चों, और इसकी वजह से याद रखना, इसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ गए ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज। ये देखो यहाँ पे, इट इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट मॉलिक कंपाउंड। एग्जांपल्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे बेटा इससे चिलेट बनता है, ये देखो चिलेट, और चिलेट का ऑर्डर याद है किसी को। 657। इट इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चिलेट बन गया, और ये कितना मेंबर का चिलेट है, 6 मेंबर का, हाईली स्टेबल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में चिलेट बनता है, पैरानाइट्रोफिनॉल में चिलेट बनता नहीं, और इसकी वजह से पता है इसका एसिडिक नेचर के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा था। हाँ। कौन ज्यादा एसिडिक है, ऑर्थो या पैरा। पैरा। वेरी नाइस, पैरा इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू ऑर्थो। इसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबको Hydrogen. समझा। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, और हाँ। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, Yes. बढ़ता है बढ़ता कि है। कम होता है, बढ़ता बढ़ता है, है। वेरी नाइस। इतना सबको समझा बच्चों।
Yes, sir. दिस इज द एंड ऑफ विच टॉपिक? Chemical केमिकल bonding. बॉन्डिंग। अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, देखना ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आयनिक बॉन्ड्स आर यूजुअली फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विथ, बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा। मतलब इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल से इजीली लूज होना चाहिए, और ये हेलोजन जो है इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, किसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? सिंपल ना, कोवेलेंट कैरेक्टर का उल्टा बोल दो। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, बोलो। Allied. एलआई में कैसे होगा, बेरिलियम में होगा ना, बेरिलियम +2 है ना इधर, कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलो बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा बेरिलियम में होगा क्योंकि वो +2 है, तो उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम मतलब ये दो ऑप्शन हो गए। इसके बाद लिथियम और सोडियम में से बच्चों आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, बोलो। सोडियम में ना, Sodium. क्योंकि लिथियम में हाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा बिकॉज वो हाइपाई कटायन है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट इज एब्सेंट इन, बोला। किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एब्सेंट है बच्चों, किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एब्सेंट है? BH4 में तो प्रेजेंट है, क्यों? BH3 में एक H आया तो उसने लोन पेयर इसको डोनेट किया। CO3 2- में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है बच्चों, इधर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नहीं है। H3O+ में भी है क्योंकि वाटर में एक ऑक्सीजन लोन पेयर अपना दे देता है। NH4+ में अमोनिया भी एक लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। इसका आंसर आएगा थर्ड। Atoms in the covalent molecules are said to share electrons, yet some covalent molecules are polar. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। In polar covalent molecule, the shared electrons are spent more time on average near the atoms. क्या है स्टेटमेंट, वापस रीड करते हैं। The atoms in the covalent molecules are said to share electron, बराबर है। Yet some covalent molecules are polar, ये राइट है स्टेटमेंट। In polar covalent molecule, the shared electrons spend more time on an average near of the atoms. ये क्या है एवरेज नियर ऑफ द एटम, मतलब यहाँ पे या तो ये स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, रॉन्ग है। तो फर्स्ट राइट है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड ऑप्शन। H2S इज मोर एसिडिक देन H2O, क्यों ऐसा? क्योंकि H2S का जो बॉन्ड है और H2S का जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, या तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर का, बोलो। OH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HS बॉन्ड। तो ये बॉन्ड अगर वीक है तभी तो ये ज्यादा इजीली टूटेगा, तो क्या आ जाएगा, ज्यादा एसिडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, बताओ। सीसॉ। कंसिडर द मॉलिक्यूल CH4NH3 एंड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बोला है, बताओ। इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 109, इसका 107, इसका 104, पॉइंट छोड़ दो। आप बताओ कौन सा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों। द HOH बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन CH, गलत है ना ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द कंपाउंड हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, CC. फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, फेवर्ड बाय, बोलो। स्मॉलर कटायन, लार्जर अनायन। कटायन छोटा होना चाहिए और अनायन बड़ा होना चाहिए।
पोलराइजेबिलिटी ऑफ द हलाइड आयन इंक्रीज इन द ऑर्डर। कौन सबसे ज्यादा पोलराइज होगा बच्चों? जो अनायन सबसे बड़ा होगा कौन है? ओके, आयोडीन सबसे ज्यादा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोवेलेंट इज द कोवेलेंट बॉन्ड मोस्ट पोलर? कौन सा सबसे ज्यादा पोलर है बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा होगा? बोलो बोलो। हेलो, बोलो। द आंसर इज व्हाट? HCl। वेरी गुड। द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, एक सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा और एक पाई, तो दो सिग्मा एक पाई। इन ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ डी इलेक्ट और डी ऑर्बिटल कौन सा होता है? मैंने बताया था DZ square DX minus डी I जेड square. स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर। द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इज फाउंड इन, बॉन्ड एंगल सबसे कम किसमें? IF7 में 90 होता है, CH4 में 109 होता है, BF2 में 180 होता है, BF3 में 120 होता है। द आंसर इज IF7। द बॉन्ड एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर, कौन सा वाला बॉन्ड? ये देखो, किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी? Cl2 तो सर H2F2। देखो 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 देखो, यहाँ पे H2 का 77 74 ही है खाली, F2 का 144 है। और ये तो मुझे होता है H2 का छोड़ दे अगर, तो बाकी का तो हमको पहले से पता ही था। पता है हम लोगों ने वो दिन पढ़ा था, Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन I2, याद है? हाँ। तो हाईएस्ट किसके लिए होगा? Cl2 के लिए। नेक्स्ट, among the compound BF3 NCl3 H2S SF4 we use 90% burn in the center same type of hybridization। BF3 sp2 है, ये अलग है, ये भी अलग है। NCl3 क्या होता है बच्चों? sp3, और H2S भी sp3 है। हो गया, आंसर क्या आएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन, इन द रेगुलर ऑक्टाहेड्रल डायनेमिक्स द नंबर ऑफ 180 एंगल वाले कितने होंगे बच्चों? तीन ना। ये देखो, एक तो ये वाला एंगल 180 होगा, एक ये 180 होगा और एक ये 180 होगा। थ्री। इन CO2 CH4 CH3 plus the hybridization of the carbon atoms are, CO2 में hybridization is sp, CH4 में sp3 and this is sp2। बोलो, ऑप्शन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज मैक्सिमम एस कैरेक्टर? एक्स कैरेक्टर सबसे SP. ज्यादा किसमें होता है? SP. sp। द बॉन्ड एंगल इन PS3 इज, बोलो। PS3 में बॉन्ड एंगल बच्चों होता है पी ब्लॉक के हिसाब से 92 डिग्रीज, तो इट इज लेस देन, मच लेस देन डैश अमोनिया। करेक्ट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बच्चों BF3 में 120 होता है, BF3 में 120 होता है, इसमें 107 होता है। SiH4 तो सिमेट्रिकल है और ये तो 109 होगा, और H2S में बच्चों दो लोन पेयर है तो 104 के आजू बाजू में होगा। तो ढूंढ दो, BF3 सबसे ज्यादा, BF3 के बाद किसका नंबर आना चाहिए बच्चों? SiH4 का। फिर किसका नंबर आना चाहिए? H2S का सबसे कम। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल? किसका स्ट्रक्चर सेम नहीं है? CO3 2 माइनस बच्चों sp2 होता है, ये भी sp2 होता है, तो ये तो आंसर नहीं है, तो आइसोस्ट्रक्चरल है। PCl4 प्लस इट इज sp3 एंड SiCl4 भी sp3 है, ये भी नहीं आंसर होगा। PF5 एंड BrF5, PF5 का स्ट्रक्चर होता है क्या? Lone pair 0 है। लोन पे जीरो है, मतलब आपका हो जाएगा ये ट्राइगोनल बाई SPTD। पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना। हाँ और BrF5 का मैंने आज ही बताया था, याद है तो? एक लोन पेयर है। स्क्वायर पिरामिडल था ना। हम्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड। थर्ड। थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बॉन्ड ऑर्डर कैन अज्यूम एनी वैल्यू नंबर इंक्लूडिंग जीरो। बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करेगा? वैसे बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अगर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग तो जीरो भी आ सकता है, जैसे He2 था। एनी वैल्यू मतलब डेसिमल में भी तो आ सकता है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर
शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम, एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी, बराबर है ना? राइट है। बट इसका एक्सप्लेनेशन है क्या ये? नहीं, दोनों खाली नहीं। स्टेटमेंट राइट है। राइट है। ऐसा कोई है स्टेटमेंट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन और चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन शेप? मस्त मस्त क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रहा है, शेप भी चेंज हो रहा है। sp3 गलत, ये भी sp3 ये भी sp3 गलत, bf3 इज sp2 और ये sp3 है। हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है। bf3 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनार एंड दिस इज टेट्राहेड्रल, यस। शेप भी चेंज हुआ। इन brf3 मॉलिक्यूल, brf3 इज टी शेप्ड, टी शेप्ड ऐसा, ये आपका brf3 है। लोन पेयर बराबर है। इन brf3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशंस टू मिनिमाइज, क्या मिनिमाइज करने के लिए? लोन पेयर रिपल्शन ढूंढो। लोन पेयर रिपल्शन ओनली, खत्म। इतना सबको समझा? इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं ना। स्टूडेंट्स टेक 5 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट विथ आज का पेपर, ठीक है?